गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चौतरफा अच्छी खबरें मिल रही हैं और लगातार बुलंदी पर भारतीय अर्थव्यवस्था बनी हुई है। जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी जबरदस्त उछाल आया है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए दिवालिया कानून का भी असर दिखने लगा है, जिससे बैंकों के कर्ज की वसूली में बढ़ोतरी हुई है और इससे एनपीए में कमी आई है। उधर एफपीआई यानी कि विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजारों में जबरदस्त वापसी की है और रिकॉर्ड निवेश किया है। तो कुल मिलाकर यह साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बुलंदी पर है। इसी पर आज की चर्चा। जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले कुछ रिपोर्ट। भारत के लिए वर्ष 2023 उपलब्धियों भरा रहा। खासतौर से अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी वो इस वर्ष यानी साल 2024 में भी जारी रहने का अनुमान है और कई रेटिंग एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि साल 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी। साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व पटल पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। आर्थिक विकास मजबूत होने के साथ ही जीएसटी कलेक्शन हो या फिर निवेश में इजाफा, कई ऐसे कारक रहे जिसका असर इस साल भी नजर आएगा। वर्ष 2024 के लिए भी जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था का दमखम इस साल भी जारी रहेगा। आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो फिच रेटिंग्स ने नए साल में 6.9% वृद्धि दर की संभावना जताई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरेलू मांग मजबूत होने से साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन में मजबूत पूंजीगत व्यय, बढ़ती खपत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि ने योगदान दिया। रुपया स्थिर रहा, जिससे विदेशी निवेशकों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया। इससे शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। साथ ही मुद्रास्फीति नियंत्रित दिख रही है और इसलिए आगे ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में साल दर साल 12% की वृद्धि दर के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए का सकल जीएसटी संग्रह हुआ। इन तमाम कारकों से भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी। हालांकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए संभावनाएं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में उछाल के साथ बेहतर अनुपालन से चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से लेकर दिसंबर वाली अवधि में जीएसटी संग्रह 12% की मजबूत वृद्धि के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। साल 2022-23 की समान अवधि में संग्रह 13.40 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के पहले 9 महीने के दौरान औसत मासिक कर संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि के औसत 1.49 लाख करोड़ रुपए के कर संग्रह की तुलना में 12% अधिक है। और अब बात आईटीआर यानी आयकर की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक 8.18 करोड़ कर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जबकि एक साल पहले 31 दिसंबर 2022 तक 7.51 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए थे। सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा कि यह बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भरे गए कुल आयकर रिटर्न से 9% अधिक है।
बयान के अनुसार अवधि के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और अन्य फॉर्म भरे गए, जबकि एक साल पहले 2022-23 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.43 करोड़ था। तो वहीं वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को अपने आईटीआर और फॉर्म जल्दी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित ईमेल, एसएमएस और अन्य रचनात्मक अभियानों के माध्यम से 103 करोड़ से भी अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है। ई फाइलिंग हेल्प डेस्क टीम ने अधिकतम फाइलिंग अवधि के दौरान करदाताओं को सक्रिय रूप से समर्थन देने के लिए करदाताओं के 27 लाख से भी अधिक प्रश्नों को सुलझाया भी है। और अब बात बैंकों की कर्ज वसूली की। दिवालिया कानून का असर दिखाई देने लगे हैं। बैंकों के फंसे कर्जे की वसूली के लिए साल 2016 से लागू इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड से वर्ष 2022-23 में जितनी कर्ज की राशि संलिप्त थी, उनमें से 40.3% हिस्सा हासिल हुआ है। इसके पिछले वित्त वर्ष में आईबीसी के जरिए 27.6% कर्ज की वसूली की गई थी। आरबीआई की तरफ से जारी ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक गत वर्ष आईबीसी के तहत 1261 मामलों का निपटान हुआ। इनमें विभिन्न बैंकों की 1,33,930 करोड़ रुपए की राशि संलिप्त थी, जिनमें से 53,963 करोड़ रुपए की राशि की वसूली हुई है। प्रतिभूति कानून के जरिए भी एनपीए वसूली का स्तर इस दौरान 22.5% से बढ़कर 27.6% हो गया है। संभवतः ये भी वजह रही कि इस वर्ष बैंकों के कुल फंसे कर्जे का स्तर 5.8% से घटकर 3.9% और शुद्ध एनपीए का स्तर 1.7% से घटकर 0.9% पर आ गया है। यह पिछले एक दशक का सबसे न्यूनतम एनपीए का स्तर है। इस अनिश्चितता को देखते हुए बैंकों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। महंगाई के बारे में आरबीआई का मानना है कि यह लगातार निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है। इस वजह से लंबे समय तक रेपो रेट के मौजूदा स्तर पर ही बने रहने की संभावना है। अब बात विदेशी निवेश की। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल यानी साल 2023 में भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार वापसी की। इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजारों में एफआईआई ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है और माना जा रहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद के चलते ही एफपीआई का भारतीय बाजारों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वर्ष 2023 में एफपीआई ने भारतीय बाजारों में जबरदस्त निवेश किया है। दिसंबर माह में ही एफपीआई का प्रवाह 66,134 करोड़ रुपए का रहा। और इन सब के बीच भारी उद्योग मंत्रालय ने वाहन कल्पुर्जा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम में मामूली बदलावों के साथ उसे 1 साल के लिए बढ़ा दी है। तो अब इन्हीं सब खबरों पर, ये जो खबरें हर तरफ से अच्छी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं वेद जैन, जो कि कर विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ में हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एनसी माहेश्वरी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं फारसाइट ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत माहेश्वरी जी। और वेद जैन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं वेद जैन सर आपसे शुरुआत करता हूं। आईटीआर, खासतौर पर जो जीएसटी और आईटीआर, इन दोनों में बम्पर आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आप कर के विशेषज्ञ हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो हम उछाल देख रहे हैं, चाहे जीएसटी हो या फिर आईटीआर हो, इन दोनों में ये ज़बरदस्त उछाल किस वजह से है और क्या ये अपने आप में इस बात का परिचायक है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, अर्थव्यवस्था पर सभी का भरोसा बढ़ा है? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी कही कि अभी जो आंकड़े आए हैं 9 महीने के, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के, जीएसटी हो या इनकम टैक्स जी, दोनों में भारी उछाल है। अब उसके कारण जो मैं समझता हूँ, 3 कारण बड़े सिंपल हैं जो समझने के लिए। एक तो अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। बहुत है, अर्थव्यवस्था में जब सुधार आएगा, अगर आपके पास में पैसा ज्यादा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो स्वाभाविक है टैक्स की कलेक्शन इंप्रूव करेंगी, तो वो बहुत जरूरी है। तो जो आपने अभी आंकड़े बताया, जैसे लोगों को उम्मीदें हैं कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 7% के करीब है और वो बनी रहेगी, तो वो अपने आप में इस बात का इशारा कंफर्म करती है टैक्स कलेक्शन में, आईटीआर फाइलिंग में और जीएसटी की कलेक्शन में जी। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों डिपार्टमेंटों ने जिस ढंग से ईज ऑफ वो की है कंप्लायंस के बारे में, कि आपको जो नेटवर्क पे, इंटरनेट पे जो सारी सुविधा दी है, उससे बड़ा इंप्रूवमेंट आया है।
और लोगों को बड़ी सुविधा है कि आज ITR हो चाहे GST हो, आपको घर बैठ के इंटरनेट पे आप भर सकते हैं, वो करने के लिए जी। और तीसरा जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है, जो डेटा माइनिंग हुई है, जिससे क्या है वो बहुत सुदृढ़ हो गया है। जैसे कंप्यूटराइजेशन होने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होने से, अब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसपे GST नहीं देते हैं या इनपुट क्रेडिट गलत क्लेम करते हैं या कुछ करते हैं, उन सब पे भारी रुकावट लगी है। यानी कि तकनीक ने भी अच्छी भूमिका निभाई है, आप ये कहना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा किया है, डिजिटल इंडिया ने, हाँ, ईड किया है और साथ के साथ कंप्लायंस में इंश्योर किया है। अब इनकम टैक्स में आज की डेट में आपकी जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है और जो 26AS फॉर्म है, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है कि किस बैंक में आपने कितनी ट्रांजैक्शन की है, किस शेयर में आपने निवेश किया है, कौन सा मकान की आपने रजिस्ट्री कराई है, कौन सा मकान आपने बेचा है, इससे कितना ब्याज मिला है, वो सारे मैकेनिज्म वो सारे आपके पास अवेलेबल। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास, वैद्य जैन सर, लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर माहेश्वरी, जिस समय हम ये सारी रिपोर्ट दिखा रहे थे, आप यहीं पर स्टूडियो में थे ही, हर मोर्चे से ये जो अच्छी खबर आ रही है, ये क्या बता रही है हमें अगले साल के लिए? क्योंकि साल 2023 में तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को, दुनिया के जो मजबूत आर्थिक देश कहे जाते हैं, विकास दर के मामले में हमने सबको लगभग पछाड़ दिया। 2024 के लिए इन सारे आंकड़ों में क्या संकेत देख रहे हैं डॉक्टर माहेश्वरी? देखिए, आपने बहुत अच्छे संकेत दिए। बेसिकली जो वर्ड किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो 4 वेरिएबल पे डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल। सबसे पहला है क्रेडिट अवेलेबिलिटी और फंड मनी सप्लाई, दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और तीसरा है फाइनेंशियल इंटीग्रेटर, जो आपने अभी बात करी, सारी आपने डाटा दिया, और चौथी इससे भी ज़्यादा जो जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेमोग्राफी ऑफ द जनसंख्या। हमारे जो पॉपुलेशन है वो यंग है, जनसंख्या है, काम है, वो बेरोजगारी तो नहीं है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है और काम करने को है। तो अगर हम चारों पॉइंटों का अलग आंकलन करें, आपने जहाँ तक डाटा की जो फाइनेंशियल इंटीग्रेटर्स था वो बहुत अच्छा आपने डाटा दिया, चाहे हम GST की बात करें, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, चाहे FPI की बात करें, चाहे बैंक की रिकवरी की बात करें, हर जगह जो डाटा है बहुत पॉजिटिव है। ये आगे क्या सुदृढ़ होगा, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट $1 बिलियन क्वेश्चन है, और हम उसको पहले आंसर देने से पहले इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो आप जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड है, जितनी भी अच्छी एजेंसी हैं, जैसे आपने अभी फिज की बात करी, इवन S&P ग्लोबल की बात करें, इवन अंगटाड की बात करें, इंटरनेशनल में मूडी की बात करें, इवन अपने RBI की बात करें, एक रिपोर्ट आई थी, जितने RBI की बात करें, अपने लोकल चैम्बर्स की भी बात करें, तो हर एक ने 0.5 से 0.6 या 0.1 या 0.3 ऑन द डेसिमल बेस ऑफ 6, इसका मतलब रफली 7 to 8% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लगभग सभी ने बात की है। तो एक बड़ा पॉजिटिव इनका जो संक्षेप में अगर हम निकालें तो बहुत पॉजिटिव संक्षेप है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जो हम पीछे US फेड की बात करते हैं, जैसे हमने 2022 में देखा, FPI की आपने इतनी अच्छी बात बताई, तो यही फिगर 22 में नेगेटिव थी, मतलब 1.5 जो आज पॉजिटिव है वो नेगेटिव थी, इसका मतलब डबल इफेक्ट है, $3 मिलियन का आपका अंतर चल रहा है। तो वो क्यों है? क्योंकि फेड ने बोला है कि आने वाले टाइम में शायद अप टू 0.75 वो जो रिडक्शन इन रेट भी हो सकता है, टैक्स भी हो सकता है, और हमारे यहाँ पे भी अगर इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल कर लिया, कम से कम ये तो चीज है कि हम स्टेबल हैं, कम से कम हमारे यहाँ रेट बढ़ने वाले नहीं है। तो अगर इंटरनेशनल रेट घटेंगे तो कहीं ना कहीं हमें NRI डिपॉजिट पे रेट कम करना पड़ेगा, तो एक जो सक्सेसिव इफेक्ट आता है, जो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, वो कहीं ना कहीं हमें वो रेट हमारे यहाँ पे भी कम होंगे। इसका मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो इसके चलते हुए ठीक है, आप जो पहलू कह रहे हैं उस पर भी मैं लौटूंगा और उस पर भी ये चर्चा को बढ़ाऊंगा कि इन सब जो फिगर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, इनका कितना बड़ा योगदान है। महंगाई दर की बात की अभी डॉक्टर माहेश्वरी ने, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह ये पूरी दुनिया में सबसे कम है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत, गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है।
कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं लगातार बुलंदी पर रह रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर और सभी मोर्चों से आ रही अच्छी खबर पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से रुख करता हूं वेद जैन जी का। वेद जैन सर, आपसे जो अभी के कर संग्रह की बात है, वो चाहे जीएसटी हो या फिर इनकम टैक्स आयकर हो, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग साल 2024 के लिए कि जो एक ट्रेंड हमने देखा है लगातार जीएसटी संग्रह के बढ़ने का, आयकर रिटर्न दाखिल होने में बढ़ोतरी का, ये ट्रेंड आपको लगता है कि साल 2024 में भी जारी रहेगा और इसी तरह की एक उछाल, एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी कर संग्रह के मोर्चे पर? देखिए, जो इंडिया की इकोनॉमी की प्रोजेक्शंस आ रही हैं, उसमें इस बात पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि जीएसटी और इनकम टैक्स में उछाल उससे ज्यादा आएगा। अच्छा, इसके 2 कारण बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ एक सब्सिस्टेंस लेवल पे होती है, उस समय ग्रोथ कम आती है क्योंकि आदमी की कैपेसिटी टू पे नहीं होती है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि बाजार में इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ती है। अब आप 7% की जो जीडीपी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसकी जो इम्पैक्ट आएगा ग्रोथ में, जो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हाथ में बढ़ेगी, उसके अंदर से जो जीएसटी की कलेक्शन है वो स्वाभाविक है, उससे ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अब मेरे पास अगर आज की डेट में अगर 5,000 रुपए हैं, तो मैं शायद मेरी जरूरत की चीजों में मैं खर्चा नहीं करूं और 5,000 नहीं, लेकिन मेरी जैसे 5,000 से 10,000 होती है, तो 5,000 के अंदर जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ेगी। इसी तरह से इनकम टैक्स में जब मेरी इनकम अगर 5 लाख या 7 लाख है तो मैं टैक्स नहीं देता हूँ, लेकिन 7 लाख से 10 लाख है तो मैं सपोज करो आपके ऊपर आपको 15% टैक्स देता हूँ, और 10 लाख से 12 लाख पे जाऊंगा तो 20% का टैक्स दूंगा, तो मेरी कैपेसिटी टू पे टैक्सेस बढ़ती है और उसके बाद साधन बढ़ते हैं। उसी तरह से जो सरकार के पास कलेक्शन आती है, जैसे अभी जीएसटी की कलेक्शन आई है और जो इनकम टैक्स की कलेक्शन आई है, तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल होता है, और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होता है तो महंगाई पे कंट्रोल आता है। और जैसे हम ये प्रोजेक्शन कर रहे थे कि अगले वर्ष में इंटरनेशनली लगता है अब इंटरेस्ट के रेट स्टेबलाइज हो जाएंगे और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आएगा। इंडिया में निवेश बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया की प्रोजेक्शन एज कम्पेयर टू जो दूसरे वर्ल्ड के देश हैं वो तेजी से आ रही है। जब वो निवेश इंडिया में होगा तो स्वाभाविक है उसके ऊपर जो रिटर्न आएंगे, जो इनकम आएगी, जीएसटी आएगा, टैक्सेस आएंगे, वो ग्रोथ ज्यादा आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो टैक्स पेयर 8.18 करोड़ आए हैं इस साल में, अगले साल के अंत तक या उसके नजदीक में हम 10 करोड़ की रिटर्न को क्रॉस कर जाएंगे। और जो जीएसटी की कलेक्शन की आपने 12% की ग्रोथ इस साल प्रोजेक्ट की है,
मेरा ऐसा मानना है अगले वर्ष कम से कम 15 से 16% की ग्रोथ जीएसटी की कलेक्शन में आनी चाहिए उसके। बिल्कुल, आप जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हम अगले साल भी लगातार, यानी इस साल भी लगातार अर्थव्यवस्था जो मजबूत हो रही है उस पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। डॉक्टर माहेश्वरी, आपसे ख़ास तौर पर मैं जो ये चर्चा है उसको थोड़ा सा शेयर बाज़ार की तरफ ले जाना चाहूँगा। विदेशी निवेशकों का हमने देखा कि भारी उनका भरोसा बढ़ा हुआ है, वो लौटे हैं बाज़ार में, काफ़ी मजबूती के साथ लौटे हैं। और शेयर बाज़ार में हम कहें, अगर जिसे कहते हैं साधारण शब्दों में कहें, तो शेयर बाज़ार बिल्कुल बम बम है ना। तो आप ये बताइए, क्या ये जितने तमाम संकेत मिल रहे हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर के, उसमें कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार की जो उछाल है वो भी खबर आकर के जुड़ती है क्या? देखिए, शेयर बाजार एक आउटकम, एक रिजल्ट है। जो ये सारी आपकी अच्छी न्यूज़ है, अगर हमें उसको एक सिंगल पॉइंट से समझना है तो वो हमारा शेयर मार्केट है। अगर शेयर मार्केट में इतनी रोजीनेस है, इतना लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ग्रोथ नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा काम कर रही है जी। और अभी अगर हम शेयर मार्केट की बात भी करें, जो इस साल करीब 18% हमारा जो निफ्टी, अगर हम सेंसेक्स के हिसाब से चलें तो करीब 18% हमारे को इजाफा मिला है। और लेकिन उसमें भी बैंकिंग और आईटी सेक्टर जो कि 50% कंस्टिट्यूट करते हैं, उन्होंने खाली ग्रोथ दिया है 8% की। इसका मतलब है जो नॉन कोर सेक्टर है, नॉन कोर सेक्टर जिसको हम मिड कैप की बात करते हैं, उसने करीब 30% की रिटर्न दी है और ओवरऑल जो है सेक्टर ने 18% दी है। इसको समझने के दो पॉइंट, एक तो है जब नॉन कोर 30% देता है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी, बहुत आयामी ग्रोथ है। इसका मतलब कोई एक दो सेक्टर नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे आर्टिजन्स को भी काम मिल रहा है, हमारे फार्मर को भी काम मिल रहा है, हमारे स्मॉल उद्योग को भी काम मिल रहा है। इसका मतलब है सारे लोगों को काम बट रहा है, तो इनकम भी आ रही है और वो वेल ढंग से डाइवर्सिफाइड है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी अच्छी है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि जब वो 9% वाले शेयर, ये जो दोनों शेयर सेक्टर हैं, फाइनेंस डिपेंड और आईटी, ये फॉरेन डिपेंडेंट सेक्टर है, जो कि पहले एफपीआई पिछले 1.5 साल में नहीं आई थी। पिछले 2-3 महीने में इतनी तेजी से एफपीआई आने लगी है और जब वो एफपीआई 2024 में फुल तरीके से आएगी तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर और जो अपना आईटी सेक्टर है उसमें भी 18 से 20% ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसके चलते हुए जो हमारा कोर सेक्टर है वो तो ग्रोथ दे ही रहा है, प्लस आईटी और बैंकिंग भी जब इस रफ्तार में साथ देगा और हम इसके साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें कम से कम 22 से 23% की रिटर्न देखने को मिलेगी। और जो कि वर्ल्ड ओवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बेसिक इसका एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, जिसके कारण ग्रोथ बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर हमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसको आज सब लोगों को विश्वास है, हर इन्वेस्टर उसके हिसाब से चल रहा है, अगर उसमें जो कि जैसे हमें नजर आ रहा है अगर वही इजाफा हुआ, वही रिजल्ट आया तो सोने पे सुहागा। तो मुझे ये लग रहा है कि जो हम 22% की बात कर रहे हैं, 2024 हमें अभूतपूर्व सफलता दिखा सकता है और ये करीब 26 से 27% की स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, वेद जैन सर, थोड़ा सा जो कर संग्रह उससे अलग जाके सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि अभी जो इस साल की अर्थव्यवस्था के संकेत रहे उसमें निर्माण सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। पीएलआई सरकार दे रही है, पीएमआई इंडेक्स आया था, हम जानते हैं जो दुनिया के मजबूत देश हैं आर्थिक तौर पर उनसे हम काफ़ी बेहतर रहे पीएमआई इंडेक्स में। लेकिन कुछ जैसे कि कृषि है, कृषि के मोर्चे पर उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। आगे अगर इस साल समर्थन मिलता है तो आप उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा अच्छे संकेत आएंगे और मजबूती और ज़्यादा आएगी? देखिए, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की वो तो इंडिया को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आगे लेके जा रही है। और गवर्नमेंट की स्कीम पीएलआई और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मदद करती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो जाएंगे अगले साल में तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा, वो तो आएगा। एग्रीकल्चर एक अपने आप में चैलेंज है, ये मान के चलना चाहिए। 60% जनता कृषि पे निर्धारित है और जीडीपी का उसका हिस्सा आज के डेट में 18% से भी कम आता है। देखिए, ये अपना आप में एक चैलेंज है जो इसकी। लेकिन जिस ढंग से सरकार की स्कीमें चल रही हैं और जैसे आज की डेट में सरकार का फोकस है किसानों के लिए, किसानों की स्कीम लाने के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर में आज की डेट में हमें सबसे ज्यादा कोशिश टेक्नोलॉजी को यूज करने की, साधन यूज कराने की है, जिस कोल्ड स्टोरेज है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है। अब देखिए, जो आपने देखा होगा कि वर्ष के बीच में उतार चढ़ाव आते हैं,
कभी आपने देखा प्याज के मामले में देखा बिल्कुल बिल्कुल और टमाटर के बाद में आती है। ये सही बात। स्टेबलाइज करने के लिए अगर पॉलिसीज अगर बन जाए और स्टोरेज अगर वर्किंग हो जाए ढंग से, तो उसमें किसानों को बहुत बड़ी और एग्रीकल्चर को बहुत बड़ी बूस्ट मिल सकती है। ठीक है। इसी तरह से आपने देखो चावल के अंदर भी काफी चैलेंज आया पीछे, गन्ने में भी, शुगर केन में जब चीनी की बात आती है उसके बारे में आती है। सरकार का फोकस क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और सरकार के पास भी साधन ज्यादा होंगे, तो मुझे लगता है कि इरिगेशन के अंदर और जो हम कारलैंड इंडिया की बात करते हैं कि रिवर कनेक्टिविटी से जिससे के साधन बढ़ सके और किसानों के हाथ में टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा दे सके, उससे बहुत बेनिफिट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोलर अपने आप में किसानों के लिए एक बड़ा भारी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्लिस है मेरे हिसाब से, क्योंकि पावर का एक ऐसा है कि हर गांव के खेत के अंदर अगर पावर की अवेलेबिलिटी सोलर के द्वारा बहुत की जा सकती है और उससे पंपिंग की जा सकती है, और जो मानसून के ऊपर एग्रीकल्चर निर्धारित है उसको उस निर्धारिता का बढ़ाया, उसके आधार बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अगले सालों में उसमें भी ग्रोथ आएगी और वो इंडिया की इकोनॉमी को प्रोपेल करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा निवेश किया जाए, चाहे वो जो कोल्ड स्टोरेज हैं या फिर सोलर का इस्तेमाल खेती में निश्चित तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलते चलते एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर माहेश्वरी, आपने महंगाई दर की चर्चा की थी, ये तमाम संकेतों के बीच महंगाई दर भी काबू में है, बेरोजगारी दर भी काबू में है, ये अपने आप में वास्तव में ये मतलब एक तरह से कहें तो ये इस उपलब्धि को और थोड़ी और बड़ा बना देता है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि जहाँ पे ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज कपल्ड विद द इन्फ्लेशन, लेकिन हमने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया है और ग्रोथ को भी अचीव किया है। क्रेडिट पॉलिसी में क्रेडिट का जो स्प्रेड था, क्रेडिट का जो वॉल्यूम है, उसको भी हमने क्रेडिट कंट्रोल किया है। तो इन तीनों को एक साथ कंट्रोल करना मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वेद जैन सर आपका भी जुड़ने के लिए, और डॉक्टर माहेश्वरी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और हमारे दर्शकों को सब कुछ साधारण शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा हमने की कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तमाम संकेतों पर मजबूत होती हुई बुलंदी पर दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज़ का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें।